हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए कोई न्यू चीज तो है नहीं। 11th में वो पढ़ चुके थे, अब वापस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब 12th में कुछ मजेदार चैप्टर्स है इसमें। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको बहुत मजा आएगा, कुछ कुछ चैप्टर्स से आपको उसमें थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा बोर नहीं होगा, बट उसमें थोड़े से ज्यादा डीप पढ़ना पड़ जाता है, तो फिर बच्चों को आजकल पढ़ना ही तो नहीं पसंद है। ओके, सो इसके लिए तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे ओसी का सबसे पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो कायदे कानून मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इज टू मैनेज समथिंग। जब हम किसी चीज को मैनेज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? कोई भी चीज को मैनेज करने के कायदे कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, सो देखो अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ना हम लोग थोड़े आंसर्स देखेंगे, दैट इज फीचर मींस नेचर, जिसको बोलते हैं नेचर, फीचर, सिग्निफिकेंस। एंड उसमें दो इंपॉर्टेंट आंसर है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपका सबसे पहले हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पहले बेसिक फंडा समझना चाहिए। जैसे कि देखो, हम लोग हर एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ में मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट कोई पॉसिबल है या कोई भी चीज नहीं। जैसे कि देखो, हम सुबह उठते हैं, क्लास के लिए रेडी होते हैं, क्लास जाते हैं, वहां से घर आते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से घर आते हैं और फिर पढ़ाई करके सो जाते हैं, और उसमें बीच में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो, तो इसको हमें अरेंज करना पड़ता है ना। देखो, जो बच्चे इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं उनका एवरीडे एकदम क्या होता है? सॉर्टेड होता है। बट जो बच्चे इसे अरेंज नहीं कर पाते उनका एवरीडे बहुत ही भागम दौड़ होता है कि 7 का लेक्चर है, 7:15 पे क्लास में आ रहे हैं, 12 o'clock का कॉलेज है, 12:30 पे पहुंच रहे हैं। बिकॉज क्यों? उनका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है ना। तो इसलिए तो बोला ना कि मैनेजमेंट मींस इज टू मैनेज समथिंग। किसी भी चीज को मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? हमारे जो एफ डब्ल्यू टेलर थे, या टाइलर जो भी बोलते होंगे, तो एफ डब्ल्यू टेलर ही बोलेंगे, तो सबका अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। सो मैं बोलूंगा एफ डब्ल्यू टेलर। सो एफ डब्ल्यू टेलर एंड हेनरी फ्योल, इन दोनों ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ अपना उनका जो नॉलेज था उस नॉलेज की वजह से हमें क्या किए? कुछ प्रिंसिपल दिए कि ताकि हमें ट्रायल एंड एरर ना करना पड़े। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या? जैसे अगर मुझे कुछ काम करवाना है, जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए, मुझे ओसी पढ़ाने को टीचर चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा ना कि मैं इको के टीचर को रख दूंगा, मैं मैथ्स के टीचर को रखूंगा, अरे मैथ्स का टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है चलो दूसरे को रख देता हूं, अरे नहीं दूसरे को रख देता हूं। मेरे को ये बेसिक प्रिंसिपल पता है इस मैनेजमेंट के कि अगर ओसी पढ़ाने को कोई टीचर चाहिए तो मुझे ओसी के ही टीचर को रखना पड़ेगा, देन ओनली दैट पर्सन विल गिव स्पेशलाइजेशन इन दैट फील्ड। तो इससे क्या हुआ? ट्रायल एंड एरर क्या हो गया? रिमूव हो गया। और ट्रायल एंड एरर रिमूव होने की वजह से क्या होता है पता है क्या? हमारे रिसोर्सेज बचते हैं। सबसे पहला तो टाइम, मनी, मटेरियल, मैन पावर। टाइम, मनी, मटेरियल, मैन पावर, ये सारी की सारी चीजें हमारी बचती है। इसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, दुनिया भर की चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है? मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो देखो, इन लोग ने बोला है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने टारगेट को अचीव करना है तो मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉपर मैनेजमेंट लीड्स टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। प्रिंसिपल, अभी लोगों ने प्रिंसिपल का मतलब है, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब जो भी चीज करवाना है मुझे, इसका अगर मैं सिंपल भाषा में मतलब बताऊं, अगर मुझे जो भी चीज करवाना है उसका एक साधारण कायदे कानून बनाना,
ये चीज ये ऐसा होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ, प्रिंसिपल का वर्ड नंबर नाम ले रहा हूं मैं। सो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ये क्या होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को स्मूथ वर्क करवा सकते हैं। सो देखिए, इन सिंपल वर्ड मतलब क्या बोला है, टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। मतलब कोई तरीका अगर उसे कोई भी यूज करे वो सेम ही रिजल्ट देगा, उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। अब जैसे कि अगर साधारण क्रिकेट की भाषा में अगर समझाऊं कि अगर मुझे बोला जाए कि अगर मुझे शॉर्ट बॉल आएगा तो मुझे पुल मारना है, रोहित शर्मा जैसा मुझे पुल मारना है, तो मुझे पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर मैंने ऊपर पुल मारा तो 6 होगा, नीचे पुल ड्राइव का 4 होगा, और अगर कट लग गया तो 6 होगा। तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल हमें समझ गया कि हाँ भाई, अगर बॉल इधर आएगा तो मुझे ये वाला शॉट खेलना है, अगर मैंने कुछ अजीब हरकत किया तो क्या होगा, उससे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो ये भी क्या एक टेक्निक है ना, ओके, मतलब प्रिंसिपल नहीं, बट तुमको एक टेक्निक से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आंसर समझेंगे, देखो इसका भी ओसी का भी पैटर्न वही रहने वाला है मेरा कि हर एक आंसर के लिए एक इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको साधारण बोलते हैं ना इजी पहुंचे। अपने इकोनॉमिक में देखा रहेगा आपको थोड़ा इजी पहुंचता रहेगा, बिकॉज आप सिर्फ एक एक वीडियो देखना पड़ रहा है, पूरा फॉर्मेट नहीं देखना, पर टाइम बचता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब क्या होता है कि इनका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या करता है, क्या वर्क है, क्या मतलब उससे हमें अच्छी चीजें मिलेंगी, वो सारी चीजें हम नेचर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो देखो अभी हमें पता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो काय के लिए बना है, एम्प्लॉइज को गाइड करने के लिए और उनके बिहेवियर को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। और जो भी एम्प्लॉइज की काबिलियत है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करवाना, मींस हेल्प देम टू डू देयर वर्क एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। समझ रहा है क्या, सिंपल, ओके। सो देखिए नेचर में हमारे पास क्या है, टोटल 7 पॉइंट है, ठीक है, टोटल 7 पॉइंट्स हमें देखने को मिले। अब जैसे देखिए कुछ बच्चों को रहता है कि सर आपकी राइटिंग थोड़ी छोटी है। सो देखिए अगर आप बच्चे लोग अगर यूट्यूब को स्क्रीन फिट कर दोगे ना तो प्रॉपर आपको सही तरीके से दिखेगा, और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है, ओके। अब देखिए नेचर में सबसे पहला क्या आता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वैसे ही सिखाऊंगा मैं, जो चीज मुझे अंदर रीड करके लगेगा बताने के लिए बताऊंगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली यही रीड करके समझा दूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या, principle of management is applicable to everyone who are existed in this universe या और who are existing in this universe, ठीक है। ये यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उन सबके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, बिकॉज हर व्यक्ति को एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है, एक कायदे कानून को फॉलो करने की जरूरत है। वही चीज हमें बताया कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला पॉइंट क्या है, दैट इट इज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अगर आप देखोगे तो यहां पे सब लिखा भी है। अब जैसे कि कोई भी साइज हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस, हो सकता है कि मे बी बिजनेस बड़ा हो, बिजनेस छोटा हो, बिजनेस के काम करने का तरीका अलग हो, बिजनेस का वर्क फ्रेम अलग हो, फ्रेमवर्क उसका अलग हो, बट फिर भी प्रिंसिपल उसमें अप्लाई होता ही है, विच इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ओके। सेकेंड बोला जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब जैसे कि तो कोरोना के टाइम पे जनरल गाइडलाइन था, ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या है, जनरल गाइडलाइन है मैनेजर को, कि मैनेजर को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर वो ये चीजें करेगा तो उसका मैनेजमेंट स्मूथ वर्क करेगा, और अगर ये चीजें नहीं करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम होंगी, ओके। सो यहां पे देखिए अंदर वही लिखा है, और ये लोग ने यहां पे देखिए एक सेंटेंस लिखा है, दे आर नॉट रिजिड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब सख्त नहीं है कि भाई हाँ उसे हम चेंज नहीं कर सकते, यस हम चेंज कर सकते हैं एज पर सिचुएशन। जैसे कि इसके एग्जांपल आगे समझाता हूं, बिकॉज आगे एक वर्ड आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, तब मैं समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। तो समझा जनरल गाइडलाइन मतलब क्या, एक प्रिंसिपल है जो सबको अप्लाई है, फर्क नहीं पड़ता कि क्या है आपका वर्क क्या है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्युनरेशन, द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, साइज एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब हम बोलते हैं ना फेयर रेम्युनरेशन,
फेयर का मतलब होता है सही, रेम्यूनरेशन मतलब पगार। अब सही पगार क्या होता है, ये जस्टिफाइड टर्म नहीं है ना। अगर ऐसा बोलता था कि ओनर को अपने 10% सैलरी हमेशा देना चाहिए, अपने प्रॉफिट का 10%, तो समझ में आता है कि जस्टिफाइड टर्म है। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या, कि ओनर जितना कमा रहा है उस हिसाब से एम्प्लॉय से जो भी वो काम करवा रहा है उस हिसाब से उसे एम्प्लॉय को पैसा देना चाहिए। अगर एम्प्लॉय उसके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है तो ट्राई टू गिव देम अ मोर सैलरी, और अगर लग रहा है कि एम्प्लॉय मतलब लुकवार्म काम कर रहा है बिजनेस के लिए तो उसे क्या करना चाहिए, उस हिसाब से सैलरी देना चाहिए। मींस उनके रिस्पेक्टिव फील्ड, उनके रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि हेनरी फ्योल एक दिन सो के उठा या एफडब्ल्यू टेलर एक दिन सो के उठा बोला अरे भाई एक काम करते हैं थोड़ा प्रिंसिपल बनाते हैं। ऐसा नहीं बेटा, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया गया। अगर डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहे तो डिवीजन ऑफ वर्क क्यों, आप भी देखेंगे, अगर आप देखते रहेंगे जो मजदूर पत्थर उठाते देखिए वो थोड़े थोड़े दूर पे खड़े रहते हैं, बिकॉज अगर एक मजदूर पत्थर उठा के इतना दूर चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही टायर्ड हो जाएगा और उसको रेस्ट का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर वही ब्रेक डाउन कर कर लोग उठाते उठाते आगे बढ़ेंगे तो उनको भी एक लिमिटेड टाइम ऑफ रेस्ट मिलेगा और इससे क्या होगा, हमारा वर्क क्या होगा, इंप्रूव होगा। समझ रहा है क्या? सो इसके लिए तो ये क्या है, एक प्रैक्टिस किया गया फिर जाकर ये चीजें हुई हैं। ओके, फिर फोर्थ क्या बोला है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अब मैं समझाता हूं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो था ना वहां पे, दे आर नॉट रिजिड या रिगिड। ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, कि हम अपने हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मींस मेरे मतलब देखो बेसिक फंक्शन जो है वो करेगा ही, मींस बेसिक फ्रेमवर्क है वो होगा। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि एक पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। अब जैसे कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा पावर एक के हाथ में होना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को बांट देना। अब मेरा फर्म अगर छोटा है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, सेंट्रलाइजेशन, सारी पावर खुद के हाथ में रखूंगा। बट अगर फर्म बड़ा है तो मैं क्या कर दूंगा, डिसेंट्रलाइजेशन कर दूं, पावर बांट दूंगा। इसका मतलब क्या, कि जो मेरा प्रिंसिपल है यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो रहा है। अब मुझे पावर कितनों के हाथ में बांटना है वो भी तो मेरे हाथ में ना। प्रिंसिपल ये थोड़ी बोल रहा है कि 5 लोग के हाथ में पावर बांटो, 6 लोग के हाथ में पावर बांटो, मेरी मर्जी, मैं 2 लोग के हाथ में बांटू। मेरा बहुत बड़ा फर्म है, मेरे 10 बोलते ना 10 बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो मैं वहां पे 10 जगह पे पावर बांट दूंगा। ओके, उसके बाद क्या दिया है, बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेव। ठीक है, ह्यूमंस के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, उन बिहेवियर को स्टडी करना, उन बिहेवियर के हिसाब से वर्क करना, उनको समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, सो मैनेजमेंट इसके लिए क्या होता है, एक बिहेवियरल स्टडी होता है। तो देखो इसलिए बोला कि दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये प्रिंसिपल क्या मदद करता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको एक साथ रखना, मतलब उनको एक प्रॉपर काम करवाना और उनके मुद्दे तक उनको पहुंचाना। ठीक है, सिक्स्थ क्या बोला है हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप जैसी चीजें करोगे, जिस हिसाब से आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। ठीक है, मींस जिस हिसाब से आप बिहेव करोगे, मतलब जैसे कि मैंने डिवीजन ऑफ वर्क किया तो मैंने किस हिसाब से किया, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट। एग्जांपल सिंपली दिया है, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या बोला है कि अगर मैं सही वेजेस दूं, सही इंसेंटिव्स दूं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे ना, और एम्प्लॉइज जब इससे मोटिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट, अगर सही पैसा दिया तो सही काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अब जितने भी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे ना बेटा, देयर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल है, सब के सब हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कोई ज्यादा है कोई कम है, डिपेंड करता है सिचुएशन, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस हिसाब से यूज करना है और कैसे यूज करना है। जैसे कि देखो अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो सारे बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड करता है फॉर्मेट पे ना,
कि कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं हम, टेस्ट, क्रिकेट या T20। तो उस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। समझा बेटा? तो दिखा सबको ये 7 पॉइंट, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियरल नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑन प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये टोटल 7 पॉइंट और आपको 7 के 7 पॉइंट बाहर करने रहेंगे अगर पेपर में लिखना है। ठीक है, और मैंने पहले ही बोला हूं पेपर में आंसर ऐसा लिखने का कि आप टीचर को चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, ये नहीं सोचने का कि कितना बड़ा लिखना है, आप इस हिसाब से एक्सप्लेन करो। जैसे कि अभी देखो मैं कैसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब मुझे लग रहा है कि मैंने सेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं मैं तब तक एक्सप्लेन करता रहता हूं। ऐसे नहीं कि मुझे वीडियो 5 मिनट का बनाना है, 6 मिनट का बनाना है, इसलिए तो मैं रील सेक्शन है यूट्यूब शॉर्ट नहीं डाल रहा हूं ना। इसमें कैसा मेरा फ्रीडम है, मैं अपने हिसाब से पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता हूं जितना मुझे टाइम चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, तो इसी के साथ पहला आंसर हमारा खत्म हुआ है। अभी हम अगले आंसर पे आएंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो और भी ओसिस के वीडियो आने वाले हैं, ईको के भी एक पूरा प्लेलिस्ट आने वाला है धीरे धीरे। देखिए जितना नॉलेज मेरे पास है मैं सोच रहा हूँ कि उतने सारे नॉलेज यूट्यूब पे आप सबको दूं जिससे आपका भी बेनिफिट हो। ठीक है, सो आप भी इंटरेस्टिंगली क्या कर सके, चीज़ों को पढ़ने के लिए और इंटरेस्ट ले सके। ठीक है, सो चलिए तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए आंसर के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।